बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज 14 मार्च 2026 है। वीडियो को ताखीर से दिया जा रहा है, उसकी डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन मैं आपके सामने आज का प्राइम टाइम बहरहाल रखने जा रहा हूं। है ज़रूरी बहुत ज़्यादा। वो ये है कि आपने खबर देखी है कि ईरान के ताज का हीरा, ईरान के ताज का हीरा, जैसे जिसे कहते हैं ना कोहिनूर हीरा, ट्रंप ने जजीरा खुर्ज पर हमले की वीडियो जारी कर दी है। अब यहां पर ये खबर जो है, इसको किसी ने भी डीपली नहीं समझा कि मामला क्या है। यहां पर जब मैंने ये खबर सुनी सुबह तो मैं चकरा गया। मैंने कहा ये अमेरिका ने किया क्या है और अमेरिका करने क्या जा रहा है। ये कोई शक नहीं है कि ये ईरान के ताज का हीरा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरा का पूरा मेरे लिए ईरान है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईरान के खुर्ज जजीरे को अगर आप ख़त्म कर दें, अल्लाह ना करे, तो ईरान की कहानी वैसी ख़त्म हो जाती है। और दुनिया के अंदर अगर इस पर कब्जा कोई कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं उसे, तो वो गोया ईरान पर कब्जा कर लेता है और दरियाए हुर्मुज भी, जो आबनाए हुर्मुज है वो भी खुल जाएगा। और अगर ये इनकी जो ऑयल फील्ड, यहां से 90% ईरान का तेल जाता है, यहां से मैं खुर्ज की बात कर रहा हूं, 90%। तो अगर कोई इसके ऑयल को उड़ा देता, ऑयल रिफाइनरीज को उड़ा देता, तो उसके बाद ईरान का रिएक्शन क्या होता? ईरान का रिएक्शन ये होता, जो को पहले इन्फॉर्म कर चुका है तमाम के तमाम मिडल ईस्ट को, कि मैं इसराइल समेत तमाम की तमाम जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल डिपोज हैं, ऑयल के इंस्टॉलेशंस हैं, मैं उनको खत्म कर दूंगा, चाहे पर वो सऊदी अरब का आरामको क्यों ना हो। वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो किसी के पास कुछ नहीं होगा। तो ये दुनिया वैसे ही दी एंड है, फिर ये दुनिया वैसे ही खत्म है। आज ये होने वाला था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑयल को टच नहीं किया गया। इसके अलावा जो जो वो है अमेरिका, उसने खुर्ज के 90 से ज्यादा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। उसने वहां को छोड़ा भी नहीं। अब आप ये कहते हैं, सवाल करते हैं कि उसने वहां फौजी इंस्टॉलेशन को छोड़ा क्यों नहीं? बकौल अमेरिका उसने सफाया किया है, बिकॉज अमेरिका ने वो काम नहीं किया जो ईरान ने कहा था कि मैं वो जो आपका ऑयल इंस्टॉलेशन है उस पर हमला अटैक करूंगा। और उसने कहा कि मैंने आपकी तमाम फौजी जो अहदाफ है उसको उड़ा दिया है। अब जब पूरा दिन गुजरा है, पूरा दिन ईरान ने तमाम की तमाम अमेरिकन आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अटैक्स किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मामला इवन के मुत्तहिदा अरब इमारात की फुजीरा बंदरगाह के ऊपर ड्रोन अटैक्स हुए, वो सब तमाम बातें ठीक है। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि यहां पर अमेरिका की प्लानिंग क्या है। मैं आपको थोड़ी सी पहले प्लानिंग बता देता हूं, उसके बाद जो है मैं आपके सामने वो खबर रख लूंगा कि उसके बाद जो मुशीरान के और नायब वजीर के जो बयान आए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद आखिरी में हम बात करेंगे कि दुनिया में जो मोटी मोटी जंगें जो हमारे सामने नजर आ रही हैं, इस जंग की शेडो में वो होने का टाइम भी आ चुका है, टाइम पूरा हो गया है उसका भी, तो मैं आपके सामने वो भी रख दूंगा। ये आप देख रहे हैं खबर, मोर यूएस मरीन एंड वारशिप टू बी मूव टू मिडल ईस्ट रिपोर्टेडली। ये जो आप फौजी देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ये समझ में नहीं आया आपको, यहां से देख लीजिए। जो पेंटागन ने प्रूफ किया है डिप्लॉयमेंट के लिए, जिस फोर्स को डिप्लॉयमेंट के लिए प्रूफ किया है, ये एक ऐसी फोर्स है जो कि अपने अंदर मुकम्मल आर्मी है। यानी कि ये आर्मी भी है, ये एयरफोर्स भी है, ये नेवी भी है, ये कमांडोज भी हैं, ये हर चीज है। तो ये उस फौज को लेकर आए हैं। तकरीबन इनकी तादाद 2500 है। और ये 2500 जो है ये रवाना हो चुके हैं वहां से, और इनको टास्क दिया गया है कि वो खुर्ज के ऊपर कब्जा करें। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, मुझे तो यकीन नहीं है, मगर बहरहाल ये फौज बड़ी खतरनाक है। अगर ये खुर्ज के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि ये गर्दन से दबोच लेंगे ईरान को, और वो पता नहीं क्या उसके बाद करेंगे, मुझे पता नहीं है। लेकिन बहरहाल एक खतरनाक, मैं समझता हूं कि इसको फिर जीत मानना ही पड़ेगा यूएसए का। मैं साफ कह रहा हूं आपको, इसमें आप नाराज होंगे, आपको बुरा लगेगा, मगर अगर खुर्ज के ऊपर आकर ये फोर्स बैठ जाती है या अमेरिका के बैठ जाता है तो आप इसको, क्योंकि हुर्मुज खुल जाएगा और उसके बाद ईरान कुछ नहीं कर सकता। ईरान वैसे ही खत्म हो जाएगा। 90% ऑयल की जो उसकी प्रोडक्शन है या जो उसकी डिलीवरी है वो अगर खत्म हो जाती है तो ईरान के पास और रह क्या जाता है। बहरहाल ये आपके दिमाग में सेंसिटिविटी रहनी चाहिए कि ईरान अब किस हद तक जाएगा इसको सेफ करने के लिए। तकलीफ में तो है, वार बहुत बड़ा हुआ है। अब उसके बाद अगर हम देखें सेंसिटिविटी जो दुनिया में फैल गई है, वो ये है कि
जो ट्रंप के मुशीर हैं उन्होंने कहा कि आप प्लीज यहां पर आके जंग बंद कर दें। ट्रंप नहीं कह रहा ये बात, लेकिन उसके मुशीर ने कहा है कि जिस पॉइंट पर आप आ चुके हैं, इस पॉइंट पर आप जंग बंद कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, ये ईरान के लिए नहीं, इसराइल के लिए नहीं, ये दुनिया की तबाही का पैगाम है जो अब होने वाला है। बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। ऐसा क्या होने वाला है? यानी कि अगर वो बातें हम जान जाएं, अगर वो बातें हमारे इल्म में आ जाएं, तो क्या हमारे कानों के पर्दे फट जाएंगे? हम सुन नहीं पाएंगे क्या? अगर वो बातें हमारे इल्म में आ जाएं तो क्या हम हजम नहीं कर पाएंगे? हां, बातें तो ऐसी ही हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बस ये बयान काफी है। ईरान हमलों पर ट्रंप को मशवरा, जेल नहीं जाना चाहता। नायब सदर जेडी विंस के बयान ने हलचल मचा दी है। लोगों ने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि आपसे गुफ्तगू हुई है बंद कमरे में, जो मीटिंग हुई है कैबिनेट के साथ, तो थोड़ा सा बताएं सही, क्या बात, किस तरफ जा रहे हैं आप? खत्म करने की तरफ जा रहे हैं या आप जंग को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं? करने क्या जा रहे हैं? तो उनके मुंह से निकला कि मैंने ट्रंप को कहा है, कुछ सुनने के बाद, कुछ बोलने के बाद, कुछ मीटिंग को सुनने के बाद, कि मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो सोचिए, अगर नायब सदर की यह सूरत हाल है तो ट्रंप तो सुसाइड कर चुका, मतलब ये हुआ। वो तो अपनी जिंदगी या हर चीज दांव पे लगा चुका। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि उसकी जिंदगी में उससे बड़ा कुछ मौजूद है जिसको वो सेव कर रहा है। कि अगर उसको जेल से भी कोई चीज बड़ी लग रही है, बदनामी से भी कोई चीज बड़ी लग रही है, तो फिर ऐसी क्या चीज है जो ट्रंप की जिंदगी में है, जिसको विंस जानता है, नायब सदर जानता है कि इन बातों से जेल हो जाएगी मुझको, यहां पर आकर रुकना चाहिए हमको। तो वो बड़ी खतरनाक बातें हैं इसके अंदर। मैंने कहा आपसे कि अगर हमारे इल्म में आ जाए तो वो मामला कुछ और बन जाएंगे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं नॉर्थ कोरिया के हवाले से, जापान के हवाले से, साउथ कोरिया के हवाले से, बहुत चाइना के हवाले से, ताइवान के हवाले से। लेकिन पहले सुन लीजिएगा कि बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर हमले के बादल धुएं उठ पड़े और जो मैंने मनाजिर देखे यहां पर बताने लायक नहीं है। सब कुछ तहस नहस कर दिया है इस वक्त उन हमलों के अंदर। और इस टाइम ईरान कह रहा है कि ये मेरे जायज हदफ हैं। क्या इंफॉर्मेशन पास हो रही है ईरान के अंदर से? तो जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि अमेरिका ने कहा है कि हमें सुप्रीम लीडर के हवाले से अगर कोई मालूमात देगा तो हम उसको $10 मिलियन का, यानी कि $1 करोड़ का इनाम देंगे। मतलब ये हुआ कि अब अमेरिका ने बताया है कि उसके पास अंदर से रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। बेबसी होती है जब आप इनाम रख देते हैं ना। यहां पर ईरान के अबू ज़ैबी पर भी हमले हुए हैं और ईरान के बहरीन के अमरीकी अफवाज पर भी हमले हुए हैं। और आपको मैंने कहा है जो खुर्ज के ऊपर जो कुछ हुआ है उसके बाद आप किसी भी नरमी की उम्मीद मत रखिएगा। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। और उसके साथ ही यूएई ने इसराइली का इनखला मुकम्मल कर लिया है। तकरीबन 600 इसराइली जो हैं वो तल अवीव पहुंच गए हैं। ये तमाम के तमाम सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट थी जो यूएई ने प्रोवाइड की है इसराइल को। थोड़ा सा हम इसको और बात कर लेते हैं ताकि हमारी जो तसल्ली है वो कंप्लीट हो जाए। और वो ये है कि शिकायत की है, अरब ने शिकायत की है रूस से कि हम पर इतने हमले हुए, पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर हो रहे हमले, आपकी तरफ से कोई वो नहीं आया कि आपने ईरान से कहा हो कि रोक दो इसको? तुम्हारी तो सुनता है ना ईरान, वो तुम्हारे साथ पार्टनर है। तो बजाय इसको कुछ और कहने के, जो इसराइल जो वो है रूस उसने कहा कि डिड यू कंडेम द यूएस एंड इसराइली एक्शंस? पहले तो आपको करना चाहिए था ना कि आप कहते कि इसराइल ने गलत किया, अमेरिका ने गलत किया, उसे हमला करना ही नहीं चाहिए था। ना तो वो हमला करता और ना ही आपके ऊपर ये हमले होते। उसके बाद उन्होंने बहुत दिलखराश बात की। उन्होंने कहा डिड यू कंडेम द बॉम्बिंग ऑन 170 स्कूल गर्ल्स? जब अमेरिका ने ईरान के अंदर बच्चियों पर अटैक किया, स्कूल में पढ़ रही थी वो लोग, कौन से ग्रुप की थी वो? क्या हमास की थी क्या वो? किस ग्रुप की थी? पाकिस्तानी इनकलाब पढ़ रहा था वहां पर, बच्चियां पढ़ रही थी ना। तो आपने कंडेम किया उसको? नहीं किया कंडेम। तो इसलिए हम ये समझे कि आप लोगों को कंडेम का पता ही नहीं है, इसलिए हमने कंडेम नहीं किया उसको। जो इसराइल की सूरत हाल है आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये सूरत हाल अगर झंडा ना होता तो आप इसको गजा समझते। ये गजा नहीं है, ये इसराइल है और मैं आपके सामने उसको रख रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि बैक साइड के ऊपर भी बहुत कुछ चल रहा है और वो अगर मैंने आपके सामने नहीं रखा तो फिर आप कहेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है पीछे पीछे। इस टाइम तो ईरान और जो अमेरिका है और इसराइल है वो तो नबरद आजमा है, उसको कोई शक नहीं है।
लेबनान के अंदर इसराइल घुसा हुआ है, कल आपको मैंने बहुत तफसील से बताया, दोबारा बताऊंगा। लेकिन आज जो है मैं कुछ और खबरें आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और वो ये है कि नॉर्थ कोरिया हैज लॉन्च्ड अ सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल्स, मोर अपडेट्स टू फॉलो। ये है पीएम ऑफिस ऑफ जापान। ये कोई जॉर्ज या मैथ्यू नहीं मैसेज कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये मैसेज जो है ये वजीर आजम जापान के ट्विटर हैंडल से हमारे पास आता है। ठीक है, क्या हुआ जी, नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, टेस्ट किया उसने, दूसरा टेस्ट कर लिया उसने, और उसने जापान के अंदर नहीं, समंदर के अंदर उसने ये एक्टिविटी की। उसके बाद एएफपी उसको फॉलो करता है कि ब्रेकिंग नॉर्थ कोरिया फायर अराउंड 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड द सी ऑफ जापान, सेज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से खबर आती है, जापान का पीएम हाउस कहता है और उसको साउथ कोरिया कहता है। ठीक है, मैं आपको यहां पर जो 2-3 बातें दे दूं, एक खबर और ले लें, फिर मैं आखिरी में बात कर लेता हूं कि चाइना प्रिपेयरिंग टू विन अ वॉर ऑन ताइवान बाय 2027, न्यू पेंटागन रिपोर्ट वार्न्स। अब ये रिपोर्ट पता नहीं इनके पास न्यू है, मैं हैरान हूं कि बस ये न्यू रिपोर्ट है, जबकि मैं आपको, अगर आप मेरी वीडियोस उठाएं 2000 उठा लें आप, 2020 की उठा लें आप, 2021 की उठा लें आप, मेरी वीडियोस अगर पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं अब सिस्टम पे, क्योंकि सारी तो उन्होंने उड़ा दी हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या नहीं बताया 2027 के हवाले से कि पेंटागन जो चाइना है उसे डेट दी हुई है। अब आप लोग सुन लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि जापान से जो उनके पैट्रियट्स हैं और जो उनके थार्ड्स हैं वो हटा दिए गए हैं। जापान से 2,500 से 3,000 फौजी हटा दिए गए हैं, और वो सारे फौजी जो हैं वो इसराइल की बका के लिए खड़े हो गए हैं, चले गए वहां से। ठीक हो गया, जापान के पास इस टाइम कोई पावर नहीं है, कोई आर्मी नहीं है। जब वर्ल्ड वॉर के अंदर उसको मार पड़ी थी और एटम बम मारे थे, तो उसके बाद से अमेरिका ने ठेका ले लिया था कि जिंदगी भर मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जो एटम बम की वजह से जो कुछ भी हुआ था, उसने कहा था कि मैं भरपाई करूंगा, इसकी मुफ्त में नहीं करूंगा, पैसे लूंगा, पैसे लेता है वो। लेकिन उसके बाद से वो वहां पर अड्डा बनाए रखा था, वो अड्डा उसने वहां से रिमूव कर दिया। मतलब ये कमजोरी तो है ना, यहां पर अमेरिका के पास कमी तो है उसके पास। और ऐसे ही उसने साउथ कोरिया से भी हटा दिया है, जबकि साउथ कोरिया की भी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि उसने कहा तुम मेरे अम्ब्रेला में हो, अम्ब्रेला तो फट गया, सीधी सी बात है। अब नॉर्थ कोरिया क्या करे? नंबर एक बात, नॉर्थ कोरिया ने ना जापान को छोड़ना है, जिस तरीके से वो उसने बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं साउथ कोरिया और जापान को डराने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर रहा है, वो कुछ ना कुछ टेस्ट तो कर रहा है। और मुझे लगता है ये है कि वो घुस सकता है, या तो वो कम अज कम साउथ कोरिया में तो घुस जाएगा वो, जहां तक मुझे लगता है। अब मुझे कोई शक नहीं हो रहा। अमेरिका क्या उसको सेव करने के लिए आएगा? कैसे आएगा? वहां से तो वो निकल गया है फॉर इसराइल। वो ईरान को भुगतेगा या साउथ कोरिया को या जापान को, और फिर ताइवान को, यानी कि ताइवान के ऊपर किसी भी टाइम जो है वो चाइना जो है अपना झंडा लगा देगा। तो अमेरिका किसको बचाएगा? इसराइल को, जापान को, साउथ कोरिया को, ताइवान को ठेका लिया है उसने। कहां लड़ेगा वो? नॉर्थ कोरिया से लड़ेगा, नॉर्थ कोरिया से लड़ेगा। सवाल ये, अगर जापान पे बात आती है और साउथ कोरिया पे बात आती है तो नॉर्थ कोरिया से लड़ना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर मेरे पे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे खतरा है, तो मैं एटम बम मार दूंगा। अब अमेरिका क्या एटम बम, यानी कि ये वही वाहिद मुल्क है ना जिसने एटम बम मारा है, आज तक खाया नहीं है। तो आप कहते हैं कि कौन सी बड़ी बात है अगर एटम बम मारेगा? किसको मारेगा? नॉर्थ कोरिया को मारेगा, साउथ कोरिया को मारेगा, जापान को मारेगा? नहीं, मेरा ख्याल यह है कि अगर बहुत अरसे तक कहता रहा ना ईरान, आपको मैं जो बता रहा हूं ना, जो यहां तक आ गए हो वीडियो लेकर, तो फिर आप सुन लो ये बात कि जो ईरान ने कहा ना कि मैंने एटम बम नहीं बनाना, अगर वो एटम बम बना भी लेता ना, क्योंकि मैं 2015, 2018, 2019, 2021, 2023, 2026 मेरे कान पक गए हैं कि 1 महीने के अंदर ईरान एटम बम बना लेगा। ये एक स्क्रिप्ट है जो इनसे फटता भी नहीं है और इनसे खोता भी नहीं है। वो स्क्रिप्ट रखा हुआ है और 1 महीने में बनाने वाला है। 11 साल तो मुझे हो गए सुनते हुए, कान पक गए हैं, थक गया हूं यार, आई एम सिक एंड टायर्ड। लेकिन अगर वो एटम बम बना भी ले, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, तो क्या वो मार सकता है अमेरिका को? एटम बम मार सकता? नहीं मार सकता। उसको चाहिए बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल, उसको चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, वो उसके पास नहीं है। सिंपल, नहीं है ना, खत्म बात हो गई। तो एटम बम हाथ से तो कोई फेंकता नहीं है। दे नीड दीज थिंग्स,
इंटरकॉन्टिनेंटल और बैनुल बर्रे आजमी, जो उर्दू समझते हैं इंग्लिश समझते हैं, दोनों को बता रहा हूं। नॉर्थ कोरिया के पास है, नॉर्थ कोरिया कैन हिट, नॉर्थ कोरिया के पास एटम बम भी है और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी हैं, वॉर हेड्स लेके जा सकते हैं। और दूसरा चाइना है, जिसके पास बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल भी है और एटम बम भी है। तो मैं समझता हूं कि अगर यहां से जिंदा बच के अमेरिका निकल भी गया तो जो अगले माज हैं वहां पर शायद वो जाए ना, मतलब वो सिर्फ बयान देगा कि हमें तकलीफ हुई है कि साउथ कोरिया नहीं रहा, हमें तकलीफ हुई है कि जापान खत्म हो गया, हमें बहुत अफसोस हुआ है चाइना पे कि उसने ताइवान को खत्म कर दिया। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका कभी भी उस महाज में नहीं जाएगा जहां उसको पता होगा कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है ये न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और टेक्सास में गिरेंगे, ये वॉशिंगटन में गिरेंगे, कभी भी नहीं जाएगा। आपका जो भी ख्याल हो आप जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।